Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं 420 आईपीसी की पूरी टीम। इसमें मेरे साथ में मौजूद हैं रणवीर शौरी साहब। रणवीर साहब वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनुराग भाई, थैंक यू सो मच। और मैंने वकील की भूमिका में देखा आपके साथ रोहन मेहरा साहब हैं, गुलपनाग जी हैं, कहते हैं आप सभी लोग बस आपकी छतर छाया में जी रहे हैं। जी हाँ, छतरी और छाया दोनों, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है बाहर। ओके, तो रोहन तुमसे शुरुआत करता हूँ जी। यार, तुम्हारी पहली हमने फिल्म देखी थी, बहुत कमाल थी। एंड शेयर मार्केट के बारे में मैंने वो फिल्म देखी थी, बहुत कमाल थी। और इसके बाद आप वकील बने हुए हैं जी। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस यार? मतलब बहुत कम दिखाई देते हो, क्या रीजन क्या है? नंबर एक, पहला तो क्वेश्चन यही है, क्यों कम दिखाई देते हो यार? हैंडसम हो, एनर्जी है, कमाल की परफॉर्मेंस देते हो, क्या चक्कर क्या? मैं भी इंडस्ट्री और अपने आप को यही सवाल पूछता हूँ कि इतना कम क्यों दिखता हूँ मैं। पर अभी सच ये है कि जैसे आप जानते हैं बॉलीवुड एक स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इन द फ्यूचर यू विल बी सीइंग मी अ लॉट मोर ऑफन, है ना? नहीं, बड़ी जिम्मेदारी रणवीर साहब की होगी कि रणवीर साहब बहुत ही अच्छे टैलेंट को पहचान लेते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। रणवीर, मैंने सही बोला ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो मतलब ये दोनों वकील की भूमिका में, तो मतलब मैंने पूरी फिल्म देखी है, मुझे बहुत मजा आया है। और मैं जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं सबको कहना चाहूंगा, 3.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इस समय मुझे देख रहे हैं। मैं सबसे बोलूंगा कि आप जरूर देखिए पूरे परफॉर्मेंस को, बहुत ही कमाल है। रणवीर भाई, इसकी अगर मोटा मोटी देखिए, मैं तो कहानी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को जितनी परमिशन दी गई है बताने की, थोड़ा मोटा मोटी कहानी बताइए ना, क्या है? तो 420 आईपीसी जो है वो एक आप कह लीजिए लीगल प्रोसीजरल ड्रामा है। और ये जो हम 420 हमारी आम भाषा में आ चुका है, उतर चुका है जो ये फ्रेज, अरे तू तो 420 है, अरे वो तो 420 है। तो ये इसके पीछे जो एक्चुअली जो लॉ की किताबों से ये आया है, उतरा है ये हमारी पार्लियामेंट में, वो एक्चुअली उसका एक अच्छा उदाहरण क्या है वो एक्सप्लोर करती है ये फिल्म। सो आप कह लीजिए बिल्कुल कि एक मतलब हम लोग क्राइम में मर्डर पे देखते हैं, रॉबरी पे देखते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम, ये वैसा थ्रिलर है जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और एक कोर्ट रूम ड्रामा, एक हिस्सा उसका कोर्ट रूम ड्रामा भी है। सो बेसिकली आई थिंक it is a thriller based on economic crimes and courtroom drama. गुलपनाग, बहुत कम ऐसे सीरीज आती हैं, फिल्में आती हैं, तो आपको जो पहले नरेशन दिया गया था तो क्या बोला गया था, क्या था नरेशन? अनुराग भाई, नरेशन नहीं दी गई थी। मनीष गुप्ता ने फोन किया और कहा कि मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, लीगल ड्रामा है, मुझे लीगल मैटर्स में बहुत दिलचस्पी है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको पढ़िए और फिर बात करते हैं। मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि स्क्रिप्ट में दम है, और जब मुझे मालूम पड़ा कि विनय और रणवीर इसका हिस्सा हैं और रोहन भी इसका हिस्सा है, तो मुझे लगा कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। क्या बात है। तो कौन सी चीज आपको इस पूरी फिल्म, क्या मैंने तो फिल्म देखी, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था आपका, विनय ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब बोलने वाली बात ही नहीं है। एंड रणवीर ने जो अपना परफॉर्मेंस दिया है, ओहो, टिपिकल मतलब लगता है, अगर आप रणवीर शौरी को आप नहीं जानते हो और पहली बार अगर देखोगे लगेगा ये तो वकीली आदमी यहाँ कैसे आ गया यार यहाँ पे, हैं? तो आप, जैसे आपने बताया गुलपना कि ये इसमें कैरेक्टर बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया था और एक चेहरा ऐसा विनय का चुना गया, तो कास्टिंग के हिसाब से क्या बोलना चाहेंगे पूरी फिल्म में जो कास्टिंग हुई है? आई थिंक ये जो कास्टिंग की जहां तक अगर बात की जाए, वो तो आई फील जो मनीष गुप्ता ने, जिनका विजन है, जो इस फिल्म के सोल राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हैं, वो ये उनका विजन है। जब उन्हें लगा कि बंसी केसवानी और पूजा केसवानी की जोड़ी इस प्रकार होनी चाहिए, जब उन्हें लगा कि रोहन का जो किरदार है बीरबल का, वो ऐसा होना चाहिए, और फिर जमशेद जी जो कि इनका किरदार है रणवीर का, वो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि हर एक्टर अपनी क्राफ्ट को जब सेट पर लेकर आते हैं, उससे थोड़ी एडिशनल लेयरिंग हो जाती है। एंड अल्टीमेटली मैंने कहीं पढ़ा था कि एक्टिंग इज अ लॉट अबाउट रिएक्टिंग। अगर आप सही माहौल का हिस्सा हो, जब आपके पास
टैलेंटेड एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका हो, जब आपकी जब लाइंस उन लोगों के साथ हो, वो एक माहौल बन जाता है जिसमें मैं मानती हूँ कि जो विजुअल अपील है, जो सेट डिजाइन है और जो प्रोडक्शन डिजाइन है, जो एक्टर्स की लुक है, उससे बहुत फर्क पड़ता है एंड उससे फिल्म रियलिस्टिक भी बनती है। तो मुझे तो ये लगा कि बहुत ही अच्छा अनुभव था, मुझे रणवीर और विनय के साथ फिर दोबारा काम करने को मौका मिला। और आई थिंक जैसा कि आप कह रहे हैं फिल्म अच्छी है, मैं आपकी बात मानती हूँ क्योंकि हमने फिल्म नहीं देखी है अभी तक। अच्छा भाई लोग, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि रिसर्च के मुतालिक 3 करोड़ केसेस चल रहे हैं पूरे कोर्ट में मिला के, चाहे ट्रिब्यूनल कोर्ट हो चाहे कॉलेजियन सिस्टम हो। एक मिनट अनुराग, 3 करोड़ ही आपने कहा था लोग देख भी रहे हैं ना? 3.5 थे वो। अच्छा, मेरे को लगा कि जो वही लोग हैं जो 50 लाख ज्यादा बढ़ गए सर, वो हमेशा ही रहते हैं सर, 3.5 ही रहते हैं, कई बार कम होते हैं तो फिर हम उसको रिपीट कर देते हैं सर ये शो को, तो फिर ज्यादा हो जाते हैं, 6 करोड़ के लगभग 6.5 करोड़ हो जाते हैं। तो भाई 3 करोड़ ये रिसर्च कहता है कि कॉलेजियन सिस्टम के हिसाब से और ट्रिब्यूनल कोर्ट मिला के ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक 3 करोड़ हैं। तो मेरा ऐसा रिसर्च बोलता है कि 3 करोड़ केसेस हैं, मतलब 6 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं, और 6 करोड़ इंटू 5, ये परिवार में 5 लोग हैं। तो रोहन थोड़ा हिसाब लगा भाई, 5 करोड़ 5 इंटू 6 कितने हो गए? 300, मतलब तकरीबन 30 करोड़ लोग हमारी जुडिशियल सिस्टम में फंसे हुए हैं। रणवीर शौरी क्या बोलना चाहेंगे हमारे इस सिस्टम के बारे में? नहीं, यही कहेंगे कि आई थिंक ये मैं अक्सर ट्विटर पे भी कहता हूँ कि हमारी को देखिए, कोई भी स्टेट, कोई भी देश बिना रिफॉर्म्स के नहीं चल सकता। वो आपको हर वक्त के साथ, चाहे हर 10 साल में हो, हर और तो 20 साल में हो, हमारे यहाँ तो कुछ लॉज 100 साल 200 साल पुराने लॉज हैं। तो मेरा पॉइंट वही है कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे कोई भी देश ऑप्टिमली नहीं चल सकता, और रिफॉर्म्स तब तक नहीं होंगे जब तक जब तक हम आपस में लड़ना नहीं बंद करेंगे। तो रिफॉर्म में क्या क्या चाहते हैं? अगर रिफॉर्मेशन हो तो क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या क्या लगता है कि अनुराग ये चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से? देखिए, मैं अब जहां तक जुडिशियल रिफॉर्म है उसमें मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट लॉट ऑफ जैसी कमीशंस बैठ चुकी हैं, कमिटीज बैठ चुकी हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन की हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती बिकॉज हमारे देश का पॉलिटिक्स ही हमको हमारे गले के नीचे नहीं उतरता। सो वी आर अ कंट्री चोक्ड बाय आवर पॉलिटिक्स। तो जुडिशरी का भी जो हाल है वो इसी वजह से है एसेंशियली। रोहन क्या बोलना चाहेंगे इस पे, क्या कमेंट है आपका? Honestly, मैं इस मामले में informed एजुकेटेड नहीं हूँ, so I rather not comment on it, to be honest with you. गुलपना आवाज नहीं आ रही, गुलपना ये केनिया से है। अच्छा, आपको नहीं पता था ये बात? हाँ, मार्केट में है, खबर है। उनकी परवरिश केनिया में हुई है, पर अब ये सब सीख जाएंगे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में। आई नो बेटा, आए हो अभी तो आओ कभी हवेली में, तो अब इंडिया में आ चुके हो तो सीखोगे। गुलपना, आप क्या बोलती हैं, क्या क्या करेक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे पास तो कम से कम 500 लिस्ट है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आप बताइए आपके हिसाब से। जहां तक की लीगल फ्रेमवर्क की बात है, एक तो जो हमारा इंडियन पीनल कोड है और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो 1860 का बना हुआ है। वो डिजाइन किया गया था कॉलोनियल मास्टर्स को अपनी पावर इंटैक्ट रखने का, जिनके ऊपर वो रूल करते थे उन लोगों पर, यानी कि जनता पर। अब भी उसी प्रकार इंडियन पीनल कोड को यूज किया जा रहा है, उस तरीके से पुलिस उसे यूज करती है, क्योंकि जो पुलिस है वो ऑटोनॉमस नहीं है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के नीचे आती है। और जो दफाएं हैं, जो हमारी आईपीसी की दफाएं हैं, उनमें कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल की कोई फॉर्मेट नहीं है कि भाई ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल है और ये नॉन बेलेबल क्यों है। There is no logic as to the seriousness of the offense or as to the punishment of the offense. तो एक तो वो है कि इसमें रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। दूसरी बात ये कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो आपने अपने आंकड़े अभी दिए कि 3 करोड़ से अधिक केसेस पेंडेंसी और ऑनगोइंग है, उसका एक पहलू और भी है कि 20,000 से अधिक जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पोस्ट वेकेंट है। वो रिफॉर्म की वजह से वेकेंट नहीं है, वो वेकेंट है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से। हम करते ही नहीं है लोगों को अपॉइंट। सो जुडिशियल तो आप समझ सकते हैं, सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्सेट्रा। और
जिसे क्वाजा जुडिशियल बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जहां पे इन्वॉल्व होते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, उन्हें क्वाजा जुडिशियल पोस्ट कहा जाता है। तो अब इतनी आपकी वेकेंसीज हैं जुडिशियल पोस्ट में, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो इतनी भारी जनसंख्या के लिए डिजाइन नहीं है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी तो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ नहीं है बेंच की सुप्रीम कोर्ट्स में और मोस्ट हाई कोर्ट्स में, जितनी फुल स्ट्रेंथ एलोकेटेड है वो स्ट्रेंथ भी अपॉइंटेड नहीं है किसी ना किसी कारण से, जो भी मतलब जो सरकारी, और ये इस सरकार की वजह से नहीं है, हमेशा से होता आ रहा है। मतलब ये अपॉइंटमेंट्स वेकेंट हैं, जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट्स का। क्या रहे प्रॉब्लम क्या होती होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि एक जज को आपको 2 लाख या 3 लाख देना पड़ते होंगे, उससे ज्यादा तो देते नहीं होंगे लोग। तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या रही? फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम होगी नहीं गवर्नमेंट को, क्या होता होगा? देखिए देखिए मेरे हिसाब से सैलरी का इशू नहीं है, इशू है कि प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अपॉइंटमेंट्स का आप पूछ रहे हैं उस दृष्टिकोण से कि क्यों अपॉइंटमेंट्स वेकेंट है। हाँ, अपॉइंटमेंट सरकारी है जो एडहॉक पे चली जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत मुखर रही हैं। हाई कोर्ट भी अधिकतर हाई कोर्ट जो देश के हैं वो फुल स्ट्रेंथ पर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो एलोकेटेड स्ट्रेंथ है। अब ये तो हम इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी जुडिशरी की ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसे कई गुना बढ़ाना पड़ेगा, पर जो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है वो वैकेंसीज भी हम भर नहीं रहे हैं। ये तो जो जनरल एपैथी है कि ना तो हम लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को एक्सपैंड करेंगे, और ना ही जो एलोकेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं और पोर्टफोलियोज हैं उनको हम भरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रोहन, मेरे हिसाब जी रोहन, मेरे हिसाब से तो तुमको क्लास लेनी चाहिए कल्पना की यार। बिल्कुल, डेली 1 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल, तो रणवीर से क्या क्या सीखा आपने रोहन? अभी तो आप फिल्में शुरू किया, आपने शुरुआत की है, तो बहुत वेटरन लोग हैं यार। मैंने गुलपनाग कितने सालों से काम कर रही है, मुझे याद है कि गुलपनाग 15 साल हो गए, 16 साल आप स्टूडियो आती थी पहले, 16 साल हो गए लगभग, 16-17 साल हो गए। देखिए हम लोग जानते हैं, है ना? सोचिए, तो रोहन क्या क्या सीखा आपने गुलपनाग से, रणवीर से? बहुत कुछ सीखा, रणवीर सर से, गुलपनाग मैम से और दिनेश सर से काफी कुछ सीखा। एक्टिंग के बाद मेरे लिए ये फिल्म एक एक्टिंग इंस्टीट्यूशन की जैसे रही। हर रोज जब भी मैं काम पे आता था कुछ ना कुछ नया को सीखने को मिलता था। जो बहुत सीक्रेट टिप्स है जो मैं अपने साथ ही रखूंगा, बट इट वाज रियली ग्रेट प्लेजर। रणवीर, इसमें जो आप जुडिशियल सिस्टम दिखाया गया, जो कोर्ट पूरा दिखाया गया है, बहुत कम फिल्मों दिखाया जाता है। और मनीष की खास बात है, जैसे कि आपको मालूम ही है कि बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं वो, तो मनीष से शूट के दौरान मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली पूछता हूँ, कितनी बार झड़प हुई है ये बताओ चलो। मेरी सबसे कम हुई है। ओके ओके, वो तो पर्सनल लाइफ में भी झड़प हो जाए है, उसका बच लेता हूँ। और मनीष को मैं कॉलेज के दिनों से जानता हूँ, ऐसा नहीं है मेरा, आई नो हिम फ्रॉम बिफोर वी हैड आवर करियर। ओके, तो मेरा उनके साथ अच्छा रैपो है, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो फिल्म है इट इज नॉट इजी टू मेक। अब आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कोर्ट रूम सीन्स है ना, वो 15-15 मिनट की एक सीन है, वो जो पूरे रन हुए हैं जैसे कि एक नाटक चल रहा हो, प्ले चल रहा हो जी, ठीक है। और उसमें भी जो हालांकि राइटली सो, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड देयरफॉर पेनफुल। उसमें भी उनको डिटेल उनको रखने के लिए बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज चाहिए। सो ये सब चीजों को लेकर अक्सर थोड़ी हमारी बिकॉज मेरे फादर भी लॉयर थे, मेरी फैमिली में भी लॉ का ट्रेडिशन है, तो थोड़ा बहुत मुझे भी लॉ के बारे में सुन के आसपास रहा है। तो इन चीजों को लेकर थोड़ी बहुत हुई होगी, बट मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मेरी सबसे कम हुई है, बाकियों की पूछिए। रोहन तो बेचारा बोलते ही नहीं होगा, वो तो बोलता मैं इंडिया के हुई नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं, मैं क्या करूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे किसी के साथ कुछ वैसे नहीं करने का है, बट नो, इवन मेरा कॉन्फ्रंटेशन भी बहुत कम था फिल्म पे। मैं एक अच्छे स्टूडेंट की जैसे रोज आता था, बस सब कुछ देखता था, सब कुछ ऑब्जर्व और अब्सॉर्ब करता था बस, और मेरा काम से। तो सबसे ज्यादा किसके साथ हुई है बताओ? ये राज मैं अपने साथ अपनी चिता पर ले जाऊंगा, ये ना मैं बता पाऊंगा। जैसे आपने देखा, ये फिल्म में बहुत सारे राज हैं जो हम सब अपने आप ही रखेंगे। ओके, गुलपनाग की इतने सारी सीरीज बनी, गुप्त रहेगा। जी, अच्छा गुप्त रहेगा। अरे तुम तो बता सकते हो गुलपनाग,
तुम तो दबंग हो यार, तुम बता सकती हो। मतलब नहीं, मैं मतलब अपने अपने लफ्जों को हमेशा नाप तोल के बोलती हूँ। दबंग होना अलग बात है, पर अपने अपने शब्दों का दुरुपयोग करना, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ कभी कभार सेट्स पे कुछ बातें होती हैं, और क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं, वो हर जगह होते हैं। नहीं, खास तौर से मनीष के साथ तो फिर होता ही होगा, मैं जानता हूँ क्योंकि पर्सनली भी उसको जानता हूँ। मैं समझता हूँ। तो गुरुप्रयाग, इतनी सारी सीरीज बनी हुई हैं, इतनी सारे बने हुए हैं, वेब सीरीज बनी हुई हैं, उसके बीच में 3 घंटे की फिल्म, और खासतौर से 420। एक हमारे यहाँ पे एक 420, मतलब बचपन में कहते क्या 420 कर रहे हो यार, उससे तो बात करना ही बेकार है। तो ऐसे आपको लगता है कि ये जो देखिए, क्रिमिनल को तो आप तुरंत कर देते हो, लेकिन जो फाइनेंशियल ऑफेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना सबसे ज्यादा सजा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे मतलब आप अगर अगर स्ट्रिक्ट सेंस में बात कर रहे हैं कि जब किसी के ऊपर धारा 420 लगती है, उस दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं कि ऐसे मतलब कोलोकियल तौर पे अरे तो 420 है, उस तरीके से कलोकियल तौर में बताइए। अरे लोग उसका क्या है कि एक कुछ हद तक जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऐसा है कि प्रोसिक्यूशन 420 की धारा में करनी बहुत मुश्किल है, और होती भी नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटीज मतलब 302 वगैरह पे रहती है, मर्डर पे रहती हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर पे रहती हैं। तो क्योंकि शायद ये एक रनिंग जोक बन गया है कि भाई तो 420 है, वो जानकर मतलब ये है कि कॉमन नॉलेज में होने के बावजूद वो इंसान को शायद गिल्टी नहीं मतलब वो कन्विक्ट नहीं होते हैं। तो आई थिंक वो वहां से पालेंस में आया है कि ऐसे 420। जी जी जी। रणवीर, 420 की कभी जिंदगी में, ईमानदारी से बोलना। नहीं, मैं बहुत शुरू से ही इस मामले में बहुत सीधा रहा हूँ। मैं विक्टिम शायद रहा हूँ फ्रॉड का, लेकिन मैं तो सच को पूजने वाला आदमी हूँ। भोलेनाथ का भगत हूँ मैं। सच्चाई को पूजता हूँ मैं। मेरे पास एक बार केस बनते बनते बच गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे कैमरा में, हम लोग 8 लोग 9 लोग रहते थे नए नए बम्बई में, तो मुझे किसी ने कैमरा दिया कि तुम रख लो, और मैंने कहा ठीक है। और जब मैं कभी गया कहीं पे भी, वहां जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उसने चाबी से निकाल के वो अपना कैमरा ले गया, और लिटरली 8 लोग रूम के थाने में जा रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम मुझे या दो 25,000 रुपए, वरना हम थाने चले जाएंगे, तुम्हारा रिपोर्ट करेंगे 420 का। तुमने कहा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई लिटरली मैं बच गया, मेरे पैसे निकाले जितने थे उस जमाने में और उनको दिया, और मैं बचा हूं, वरना मेरे ऊपर केस लगा देते लोग 420 का। ऐसा मैं बचा हूं एक बार। और उन्होंने ही बोला कैमरा रखो। हाँ, उन्होंने कहा था, वो प्लानिंग थी उन सबके 8 लोगों की। हाँ, तो ऐसे बहुत कांड होते हैं भाई। तो चलिए, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। जाते जाते रणवीर क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मैं जाते जाते यही कहूंगा, एक बहुत अच्छी थ्रिलर फिल्म है इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेकर। हम लोग नॉर्मली मर्डर या रॉबरी पे तो क्राइम थ्रिलर देखते ही हैं। ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस पे थ्रिलर है, जिसमें सस्पेंस भी है, मिस्ट्री भी है, और कोर्ट रूम ड्रामा भी है। सो 17 दिसंबर को ZEE5 पर प्लीज देखिए 420 IPC। क्या बात है। चलिए, मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू अनुराग भाई, थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।